दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति खंड का महत्वपूर्ण टॉपिक आंकड़ा, स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जिन सब टॉपिक को कवर करेंगे उनमें अनुसंधान के स्रोत, तथ्य संकलन की प्रविधियां, साक्षात्कार, प्रश्नावली तथा केस अध्ययन शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री आंकड़ा, स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण। दोस्तों इसमें सबसे पहले आइए जानते हैं अनुसंधान के स्रोत कौन कौन से होते हैं। देखिए अनुसंधान के प्राथमिक स्रोत दोस्तों कौन से हैं, तो वे मौलिक सूचनाएं या आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर विषय या समस्याओं से संबंधित जीवित व्यक्तियों के द्वारा साक्षात्कार करके, अनुसूची के द्वारा या प्रश्नावली के द्वारा अथवा प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्राप्त करता है, उसे प्राथमिक या मौलिक स्रोत कहते हैं। और इस तरह प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने के दो स्रोत हैं, एक तो जीवित व्यक्तियों के द्वारा और दूसरा प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा। प्राथमिक स्रोत के उपकरण कौन कौन से हैं, तो आपने जान भी लिया है। प्राथमिक स्रोत के उपकरणों में प्रत्यक्ष निरीक्षण, प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार शामिल हैं। आइए जानते हैं अनुसंधान के द्वितीयक स्रोतों के बारे में। दोस्तों अनुसंधान के जो द्वितीयक स्रोत हैं उनमें वे सूचनाएं हैं जिन्हें सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं न प्राप्त करके पहले से उपलब्ध स्रोतों के आधार पर उनका चयन किया गया है। और ये सूचनाएं दो प्रकार की होती हैं जिनका वर्णन पीवी यंग ने किया है। उसमें प्रलेखीय सूचनाएं और क्षेत्रीय सूचनाएं शामिल हैं। प्रलेखी सूचनाओं के अंतर्गत आप जान लीजिए इसमें रिकॉर्ड, प्रकाशित, अप्रकाशित आंकड़े, पत्र आदि से प्राप्त किए जाते हैं। और क्षेत्रीय स्रोत जो हैं इनमें एक विषय अथवा अध्ययन से संबंधित रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये जो हैं दोस्तों अनुसंधान के द्वितीयक स्रोत हैं। आइए जानते हैं वैयक्तिक प्रलेख क्या होते हैं। दोस्तों वैयक्तिक प्रलेख के अंतर्गत आत्मकथा, डायरी इत्यादि आते हैं। डायरी का दोष है कि क्रमबद्धता का अभाव होता है। और पीवी यंग ने पत्र को भी वैयक्तिक प्रलेख माना है क्योंकि गोपनीय पत्र फाड़ दिए जाते हैं, इसलिए प्रायः जल्दी नहीं प्राप्त होते हैं। संस्मरण, तो दोस्तों संस्मरण के माध्यम से बहुत से स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ये भी अनुसंधान के स्रोतों में शामिल हैं। आइए देखते हैं सूचना संकलन के सार्वजनिक प्रलेख कौन कौन से हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि ये आम जनता के लिए सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं। और सूचना संकलन के सार्वजनिक प्रलेख दो प्रकार के होते हैं। एक तो जनता के लिए प्रकाशित सूचनाएं जिनमें रिकॉर्ड, विभिन्न मंत्रालयों की सूचना, दस्तावेज या पत्र पत्रिकाएं शामिल होती हैं। और अप्रकाशित सूचनाओं में जनता के लिए सार्वजनिक नहीं किए जाने वाले जो अभिलेख हैं वो शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों अनुसंधान में तथ्य संकलन। तो आइए जानते हैं तथ्य संकलन की प्रविधियां कौन कौन सी हैं। इसमें आप जान लीजिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रविधि जो है तथ्य संकलन की वो है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है निरीक्षण, प्रेक्षण या देखना। लेकिन कोई भी घटना जिसे हम साधारण रूप में देखते हैं अवलोकन नहीं है, क्योंकि जब हम किसी घटना के लक्ष्य या उद्देश्य बनाकर सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं तो उसे अवलोकन कहा जाता है। विचारक हैं गुडे एंड हैट। दोस्तों गुडे एंड हार्ट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखा है कि विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है और अंत में सत्यापन के लिए भी हमें अवलोकन पर ही लौटकर आना पड़ता है। इसका प्रयोग पहले भी होता था, जैसे लीप्ले ने जनसंख्या को जानने के लिए औद्योगिकरण में श्रमिकों की भूमिका के संदर्भ में इसका प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त जॉन हाबर्ट, लिंड आदि विद्वानों ने अपने अध्ययनों में इसका प्रयोग किया है। पीवी यंग ने दोस्तों अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है कि अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन स्वयं घटित होने वाली घटनाओं का उनके घटने के समय अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है।
इसके अलावा सी ए मोजर और जी कॉल्टन ने सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में लिखा है कि अवलोकन मुख्य रूप से नेत्रों और वाणी द्वारा किया गया अध्ययन है और अवलोकन अनुसंधान में प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से घटना स्थल पर उपस्थित होकर अवलोकनकर्ता द्वारा स्वयं सूचनाएं संकलित की जाती हैं और इस रूप में ये अत्यंत सरल विधि है और इसके अंतर्गत वे ही घटनाएं शामिल होती हैं जिनका घटना स्थल पर उपस्थित होकर प्रत्यक्ष निरीक्षण के माध्यम से अवलोकन किया जाए। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अवलोकन के अंतर्गत मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों, जिसमें मुख्य रूप से नेत्र और कभी कभी इसके साथ कान का भी प्रयोग किया जाता है, इसके माध्यम से सूचनाएं संकलित करता है और इन सूचनाओं का कभी भी प्रमाणीकरण या परीक्षण किया जा सकता है और घटना और उसके कारण का पता लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं अवलोकन या ऑब्जर्वेशन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए दोस्तों, अवलोकन के माध्यम से प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है, प्रत्यक्ष अध्ययन इसमें शामिल है, विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, इसके माध्यम से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह एक उद्देश्यपूर्ण और सूक्ष्म अध्ययन है। इसमें कार्य कारण संबंध ज्ञात किए जाते हैं और नेत्रों के द्वारा किया जाने के कारण इसमें निष्पक्षता पाई जाती है। अब आइए जानते हैं दोस्तों अवलोकन के प्रमुख प्रकार। दोस्तों, अवलोकन जो है क्या है आप जानते हैं। अवलोकन निरीक्षण, प्रेक्षण या देखना होता है, लेकिन सभी घटनाएं जिन्हें हम साधारण रूप से देखते हैं अवलोकन नहीं है। अवलोकन के प्रकार में देखिए, सामाजिक घटनाओं में विविधता पाई जाती है। शोधकर्ता उद्देश्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के अवलोकन प्रविधि का प्रयोग करता है। पहला क्या है, तो कभी उसे सामूहिक जीवन का अध्ययन करने के लिए घटना का भागीदार बनना पड़ता है, तो कभी घटना पर नियंत्रण स्थापित करके और कभी उसे स्वयं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके घटना का अध्ययन करना होता है। कभी वह अकेले अवलोकन करता है और कभी अनुसंधान के क्षेत्र के आधार पर सामूहिक रूप से निरीक्षण कर सकता है। इस आधार पर अवलोकन के कई प्रकार हैं। पहला है दोस्तों अनियंत्रित अवलोकन। तो आप जान लीजिए, अनियंत्रित अवलोकन, इसको अनौपचारिक, अनिर्देशित, अनियोजित अवलोकन कहते हैं। इसका प्रयोग किसी सामाजिक घटना को उसके स्वाभाविक रूप में घटित होते हुए देखकर किया जाता है। अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग किसी समूह, समुदाय जैसे जनजाति या किसी भी समुदाय के दैनिक जीवन, रीति रिवाज, व्यवहार आदि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है और ये दो प्रकार का होता है, एक तो सहभागी अवलोकन और दूसरा असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन, इस अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर जाकर उस स्थान पर अपना परिचय देकर धीरे धीरे एक सदस्य की भांति घुल मिल जाता है और उसके दैनिक जीवन में भाग लेने लगता है। इसको सहभागी अवलोकन कहते हैं। सहभागी अवलोकन की सफलता के लिए जरूरी है कि अवलोकनकर्ता को उस समुदाय के विषय, उनकी संस्कृति, भाषा के विषय में पहले से थोड़ी बहुत जानकारी हो और इसे समुदाय विशेष का विश्वास आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में दोस्तों, पाश्चात्य विचारकों का मानना है कि अवलोकनकर्ता को सहभागी अवलोकन में एक अपरिचित की भांति दैनिक जीवन में भाग लेते हुए बिना उद्देश्य बताए अध्ययन कार्य करना चाहिए, तभी इसमें वैज्ञानिकता आती है। लेकिन इसके संदर्भ में भारतीय विचारक जैसे पीवी का मानना है कि भारतीय परिवेश में यदि हम बिना परिचय के, बिना उद्देश्य बताए किसी समूह में प्रवेश करते हैं तो अज्ञानता और अशिक्षा के कारणों से समूह के कई सदस्य अनुसंधानकर्ता को गुप्तचर समझ सकते हैं और बनावटी व्यवहार कर सकते हैं। ऐसी दशा में अनुसंधान कार्य प्रभावित हो सकता है। दूसरा प्रकार है असहभागी अवलोकन। तो इसके अंतर्गत किसी स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटना का उसी रूप में अध्ययन किया जाता है। इसकी विशेषता ये है कि अवलोकनकर्ता किसी समूह का सदस्य नहीं बनता, किंतु अपना उद्देश्य उन्हें बता देता है और बिना उनके दैनिक जीवन में भाग लिए दूर से ही दर्शक की भांति बैठकर अवलोकन करता है। इसकी एक कमी ये बताई गई है कि इसके माध्यम से समस्त रीति रिवाज या घटना का समग्रता से अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके माध्यम से घटना के किसी विशिष्ट पक्ष को ही जाना जा सकता है, क्योंकि दर्शक की भांति जब अनुसंधानकर्ता अध्ययन करता है तो वो उस समय किसी विशिष्ट घटना को ही देखता है। अगर वो सदस्य बनकर अध्ययन करता तो हर क्षण का विस्तृत अध्ययन कर लेता। अनियंत्रित अवलोकन के बाद आइए देखते हैं नियंत्रित अवलोकन क्या है, यानी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन।
दोस्तों आप जान लीजिए कि जो नियंत्रित अवलोकन है, ये व्यवहार रूप में अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत सहभागी अवलोकन का ज़्यादा प्रयोग होता है, किंतु निष्पक्ष और विश्वसनीय अध्ययन के लिए समाज वैज्ञानिकों ने नियंत्रित अवलोकन को अधिक महत्व दिया है। और इसमें दो प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाता है, स्वयं अवलोकनकर्ता द्वारा अपने ऊपर और दूसरी घटना विशेष के ऊपर। स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करने का तात्पर्य है कि निर्धारित अवधि के भीतर ही अवलोकनकर्ता को अध्ययन कार्य करना होता है। पहला ये है कि घटनास्थल से जाने से पूर्व ही वह अपने साथ टेप रिकॉर्डर, कैमरा, पेन और डायरी सारी चीज़ें साथ लेकर जाता है। अध्ययन का पक्ष उसे जो जानना होता है उसी को ध्यान में रखकर वह अवलोकन करता है और उसके बाहर कुछ भी नहीं। इन सब को वह साथ में नोट करके ले जाता है। दूसरा चीज़ ये कि घटनास्थल पर विषय या सूचनादाता या संस्था को सूचित कर देना, समय अवधि बता देना और उतनी देर विशेष बिंदु का अध्ययन करना घटना पर नियंत्रण कहलाता है। इसमें निष्पक्षता और विश्वसनीयता अधिक बताई जाती है। तीसरा व्यक्तिगत अवलोकन होता है नियंत्रित अवलोकन में। तो निरीक्षण का कार्य जब एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। सामूहिक अवलोकन क्या है? तो दोस्तों जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है जिसमें एक टीम की आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसी दिशा में कई लोगों के साथ मिलकर अवलोकन का कार्य किया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि समूह के विभिन्न सदस्य संगठित हों। अब आइए दोस्तों अवलोकन के महत्व के बारे में जानते हैं कि अवलोकन का महत्व क्या है। तो दोस्तों अवलोकन या ऑब्जर्वेशन अनुसंधान में प्रयुक्त होने वाली सबसे सरल विधि है। ये सभी विज्ञानों के लिए उपयोगी है। हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना के निर्माण में सहायक है। इसकी विश्वसनीयता होती है इसमें और वैधता की जांच संभव है। लेकिन दोस्तों अवलोकन की कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे भूतकालीन घटनाओं के अध्ययन में ये अनुपयोगी है क्योंकि केवल वर्तमान काल का ही अवलोकन किया जा सकता है। ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं होती हैं और विचार, विश्वास, मूल्य आदि अमूर्त घटनाओं के अध्ययन में ये अनुपयुक्त है। इसके अलावा अवलोकन की सबसे महत्वपूर्ण कमी ये है कि इसमें पक्षपात की संभावना होती है। अवलोकन के बाद आइए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। दोस्तों इंटरव्यू में दो शब्द हैं, एक इंटर यानी भीतर प्रवेश करना और व्यू का अर्थ है विचार या देखना। तो इस तरह से किसी व्यक्ति के अंतर्मन में प्रवेश करके तथ्यों का पता लगाना साक्षात्कार है। शाब्दिक आधार पर विचार करने पर हम पाते हैं कि साक्षात्कार अंग्रेजी के इंटरव्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण है और साक्षात्कार सोशल रिसर्च यानी सामाजिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। दोस्तों ये साधारण रूप से प्रयुक्त साक्षात्कार शब्द से अलग है। इसमें सामाजिक घटना के विषय में तथ्य संकलित करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर वार्तालाप करते हैं। इसमें व्यक्ति का प्रायः आमने सामने का संबंध होता है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से भी वार्तालाप किया जाता है। साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रिया है और यह मनोवैज्ञानिक इस अर्थ में है क्योंकि इसके माध्यम से साक्षात्कारता साक्षात्कारदाता के मानसिक जीवन में प्रवेश करता है और अंतर्निहित तथ्यों को ज्ञात करता है। और चूंकि यह समस्या समाज से संबंधित है इसलिए ये सामाजिक प्रक्रिया भी है। दोस्तों साक्षात्कार प्रविधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसके माध्यम से जो घटनाएं दिखाई नहीं देती या बीत चुकी हैं उनके विषय में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। देखिए एक विचारक हैं पीवी यंग। पीवी यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च नामक पुस्तक में लिखा है कि साक्षात्कार अनुसंधान की समस्या से संबंधित दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसा वार्तालाप है जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के आंतरिक जीवन में कल्पनात्मक रूप से उसके लिए परिचित होता है। सीए मोजर और जी कार्ल्टन के अनुसार दोस्तों साक्षात्कार अनुसंधान की समस्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त करना है। साक्षात्कार की कुछ विशेषताएं भी होती हैं दोस्तों। ये प्राथमिक सूचना संकलन का माध्यम है। इसके माध्यम से अनुसंधान की समस्या के विषय में तथ्य प्राप्त किए जाते हैं। यह एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। इसके द्वारा अतीत के विषय में तथ्य प्राप्त किए जाते हैं और इसके द्वारा विचार, विश्वास जैसे अमूर्त तथ्यों का पता लगाया जाता है और साथ ही साथ इसमें प्रश्नों की एक सूची और साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका होती है।
आइए आगे जानते हैं दोस्तों, साक्षात्कार के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी एम्स ऑफ इंटरव्यू। दोस्तों, गुड्स एंड हैट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च में 3 प्रकार के उद्देश्य बताए हैं साक्षात्कार के। एक तो अतीत की घटना के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा अमूर्त तथ्यों जैसे विचार, विश्वास, मनोवृत्ति आदि का मापन करना, तीसरा प्राप्त तथ्यों को मात्रात्मक रूप में अभिव्यक्त करना। ये सभी साक्षात्कार के उद्देश्य हैं। देखिए, साक्षात्कार के प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, साक्षात्कार के प्रकार में पीवी यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में, गुड एंड हैड ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च में, और मोजर और कॉल्टन ने सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में जो इसके प्रकारों का उल्लेख किया है, उस रूप में हम साक्षात्कार के जो इन रूपों का अध्ययन करेंगे उनमें देखिए, एक तो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी असंरचित साक्षात्कार। दोस्तों, इसे समाज वैज्ञानिकों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है, जैसे अनियोजित साक्षात्कार, अनियंत्रित या अनौपचारिक साक्षात्कार। इसके अलावा संरचित साक्षात्कार, जिसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं, ये पहले से निर्धारित होता है कि इसमें कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह से इसका जो है प्रश्नों को कहाँ से मोड़ना है। पुनरावृत्ति, इसकी शुरुआत पहले लेजार्ड्स फील्ड ने परिवर्तन के प्रभाव को जानने के लिए किया था। और एक होता है दोस्तों संकेंद्रित साक्षात्कार, इसका सबसे पहले प्रयोग R.K. मार्टन ने किया था। एक होता है पर्सनल इंटरव्यू यानी व्यक्तिगत साक्षात्कार, और दूसरा होता है ग्रुप इंटरव्यू यानी सामूहिक साक्षात्कार। तो ये साक्षात्कार के प्रमुख प्रकार रहे हैं। साक्षात्कार के बाद आइए दोस्तों प्रश्नावली या क्वेश्चनायर के बारे में जानते हैं कि प्रश्नावली क्या है। दोस्तों, प्रश्नावली व्यवहार परक शोधों में आंकड़े संग्रह करने और शोध समस्याओं का अध्ययन करने का काफ़ी प्रचलित और लोकप्रिय साधन है। प्रश्नावली एक ऐसे प्रश्न की माला होती है जिसमें शोध समस्या संबंधित कई प्रश्न दिए होते हैं, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रत्यार्थी उनका उत्तर अपने अनुभव के आधार पर देता है और पुनः उसे शोधकर्ता को लौटा देता है। देखिए, गुडे एवं हार्ट के अनुसार 1981 में इन्होंने विचार दिया कि मुख्यतः क्वेश्चनायर या प्रश्नावली से अभिप्राय एक ऐसे साधन से होता है जिसमें एक फॉर्म के सहारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और जिसे प्रत्यार्थी या प्रत्याशी स्वयं भरते हैं। विल्सन गी के अनुसार प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों से अथवा छोटे चुने हुए समूहों से जो विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की एक सुविधाजनक पद्धति है। प्रश्नावली की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उसको आइए जान लेते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये प्रश्नों की एक श्रृंखला या माला होती है। प्रश्नावली को एक फॉर्म के रूप में तैयार किया जाता है जिसमें प्रश्न, उनके उत्तर और उसके उत्तर के लिए जगह, प्रत्यार्थी का नाम, पता, योग्यता आदि लिखने के लिए स्थान होता है। और इसकी ये विशेषता है कि प्रत्यार्थी यानी क्वेश्चन का आंसर देने वाला स्वयं पढ़ता है, पुस्तिका में छपे प्रश्नों का उत्तर भी स्वयं देता है और ये उत्तर उसे अपने अनुभव के आधार पर देना होता है। इसमें आप इसे आत्म रिपोर्ट प्रविधि भी कहते हैं। प्रश्नावली के उद्देश्य क्या क्या हैं दोस्तों, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्नावली के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, एक उद्देश्य सैद्धांतिक है और दूसरा व्यवहारिक। दोस्तों, सैद्धांतिक उद्देश्य में अनुसंधानकर्ताओं को सूचनाएं कम परिश्रम, धन तथा समय से प्राप्त होती हैं और इस विधि में संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को डाक के द्वारा प्रश्नावली भेजी जाती है, जिसमें अनुसंधानकर्ता अधिक से अधिक व्यक्तियों का अध्ययन करने में सफल होता है। व्यवहारिक उद्देश्य से सूचनादाता सामान्यतः खाली और शांति के क्षणों में अकेले बैठकर प्रश्नावली भरता है, इसलिए वो बिना किसी लज्जा या संकोच के प्रश्नों के उत्तर दे सकता है और इस तरह की प्रश्नावली के द्वारा सत्य सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पीवी यंग ने प्रश्नावली के 2 प्रकार बताए हैं, एक तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर यानी संरचनात्मक प्रश्नावली और असंरचनात्मक प्रश्नावली। तो जान लेते हैं संरचनात्मक प्रश्नावली। तो दोस्तों, संरचनात्मक प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण साक्षात्कार के पूर्व ही कर लिया जाता है। इसमें प्रश्न स्पष्ट, सरल और निश्चित प्रकार के होते हैं जो बहुत सोच समझ कर लिखे जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर सामान्य व्यक्ति भी लिख सकता है।
असंरचनात्मक प्रश्नावली में पहले से प्रश्न नहीं लिखे जाते, बल्कि शोधकर्ता कुछ संकेत लिख देता है जिसके आधार पर वह स्वयं सूचनादाता से साक्षात्कार करता है। इसलिए यह विधि साक्षात्कार प्रदर्शिका की भांति है। वास्तव में यह प्रश्नावली का स्वरूप नहीं होता, फिर भी पीवी यंग ने इसे प्रश्नावली का रूप माना है। एक विचारक हैं लुंडबर्ग ने, इन्होंने प्रश्नावली के दो प्रकार बताए हैं, तथ्य संबंधी प्रश्नावली और सहमति एवं दृष्टिकोण संबंधी प्रश्नावली। तथ्य संबंधी प्रश्नावली में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के प्रश्न और सहमति तथा दृष्टिकोण संबंधी प्रश्नावली में सूचनादाता की सहमति, दृष्टिकोण और रुचि से संबंधित प्रश्न होते हैं। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रतिबंधित प्रश्नावली, अप्रतिबंधित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली और चित्रमय प्रश्नावली शामिल है। प्रश्नावली के उपयोगी होने की अनिवार्यता क्या है, तो इसको जान लेना जरूरी है। उत्तरदाताओं का शिक्षित होना जरूरी है प्रश्नावली के उपयोगी होने के लिए। इसके अलावा उत्तर देने की इच्छा और उत्तरदाताओं का विषय का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए सहगामी पत्र क्या होता है प्रश्नावली के अंतर्गत। दोस्तों देखिए, जब प्रश्नावली पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है तो अनुसंधानकर्ता की ओर से एक व्यक्तिगत पत्र संलग्न किया जाता है। ये पत्र बहुत ही आकर्षक और प्रभावकारी होना चाहिए और इस पत्र में अनुसंधान का उद्देश्य, संगठन का नाम, संस्था का नाम का उल्लेख होना चाहिए और इस पत्र में अनुरोधपूर्वक नियत तिथि का उल्लेख होना चाहिए कि प्रश्नावली का उत्तर कब तक देना है। साथ ही सूचनादाता को ये आश्वस्त करना चाहिए कि उसके उत्तरों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अंत में सूचनादाता को उसके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अनुगामी पत्र क्या है, तो जब नियत तिथि तक प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त न हो तो सूचनादाता से अनुरोध करना चाहिए कि वे प्रश्नावली के उत्तर शीघ्रातिशीघ्र भरकर भेजने का कष्ट करें और ऐसा पत्र लगभग 15 दिनों के पश्चात ही भेजना चाहिए। आइए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, एक शोध समस्या तब व्यवहार्य नहीं है जब, तो जान लीजिए एक शोध समस्या तब व्यवहार्य नहीं है जब वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त है। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अवलोकन कहा जाता है। एक अनुसंधानकर्ता रिक्त प्रकल्पना के परीक्षण के लिए क्या करता है, तो ये अनोवा है। और मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति। दोस्तों ये मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। अब आइए जानते हैं अनुसूची यानी शेड्यूल के बारे में कि शेड्यूल क्या है। दोस्तों प्रश्नावली की तरह ही अनुसूची भी प्रश्नों की एक सूची होती है। इन प्रश्नों को शोधकर्ता प्रत्यार्थी को पढ़कर सुनाता है और प्रत्यार्थी सुनकर उसका उत्तर देता है। गुडे और हार्ट के अनुसार अनुसूची मुख्यतः प्रश्नों के वैसे सेट को कहा जाता है जिसे भेंटकर्ता आमने सामने की परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति से पूछता है और पूरा करता है। अनुसूची का स्वरूप कैसा होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो अनुसूची या शेड्यूल में प्रश्नों की सूची होती है। इसमें प्रश्नों को प्रत्यार्थी स्वयं नहीं पढ़ता, बल्कि इन प्रश्नों को शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता स्वयं पढ़कर उन्हें सुनाता है। और अनुसूची के प्रयोग के लिए आमने सामने की परिस्थिति का होना अनिवार्य है ताकि शोधकर्ता जो है वो प्रत्यार्थी से सीधे प्रश्नों को पूछ सके। तो इस आधार पर आप जान सकते हैं कि प्रश्नावली और अनुसूची में प्रमुख अंतर क्या होता है। अब आइए देखते हैं उत्तम अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों अनुसूची या शेड्यूल की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि ये सही और यथार्थ संचारण का गुण इसमें होना चाहिए। इसका भाव ये है कि अनुसूची में प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि प्रत्यार्थी को वही सूचना मिले जो शोधकर्ता चाहता है। और एक उत्तम अनुसूची की विशेषता ये भी है कि इसमें सही और वैज्ञानिक प्रश्नों को ही शामिल करना चाहिए। आइए जानते हैं अनुसूची के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण, साक्षात्कार अनुसूची और प्रलेख अनुसूची ये अनुसूची के प्रमुख प्रकार हैं। आइए देखते हैं दोस्तों आंकड़ा संग्रहण। देखिए, आंकड़ा स्रोत संकलन और विश्लेषण के अंतर्गत केस अध्ययन विधि के बारे में यानी केस स्टडी मेथड क्या है।
दोस्तों केस स्टडी मेथड ऐसी विधि है जिसमें किसी सामाजिक इकाई के जीवन की घटनाओं का अन्वेषण और विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक इकाई के रूप में किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक समुदाय, नीति, संगठन आदि को लिया जा सकता है। पीवी यंग के शब्दों में केस अध्ययन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई की जीवनी का अन्वेषण और विश्लेषण किया जा सकता है। और गुडे एवं हार्ट के शब्दों में केस अध्ययन सामाजिक आंकड़ों को संगठित करने का एक तरीका है ताकि अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक वस्तु के एकात्मक स्वरूप को बनाया रखा जा सके। केस अध्ययन की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो दोस्तों आप जान लीजिए, केस अध्ययन की विशेषताओं में ये एक सीमाबद्ध विधि होती है। इसमें केस की संपूर्णता, एकता, अखंडता को बचाकर रखने का स्पष्ट प्रयास किया जाता है और इसमें आंकड़ों के बहुत सारे स्रोतों को और बहुत सारे आंकड़ों के संग्रहण विधियों का उपयोग किया जाता है। आइए लास्ट में जानते हैं दोस्तों सोशल रिसर्च यानी सामाजिक शोध में अंतर वस्तु विश्लेषण के प्रयोग के बारे में। दोस्तों सामाजिक शोध के क्षेत्र में अंतर्वस्तु विश्लेषण एक नई प्रविधि है क्योंकि 20वीं शताब्दी के आरंभ में समाजशास्त्र की एक नई शाखा विकसित हुई जिसे हम कम्युनिकेशन सोशियोलॉजी या संप्रेषण समाजशास्त्र कहते हैं और इसकी मुख्य प्रविधि अंतर्वस्तु विश्लेषण है। सामाजिक अनुसंधान में जो तथ्य हम एकत्र करते हैं वो बहुत जटिल होते हैं क्योंकि उनका स्वरूप गुणात्मक होता है और इसलिए अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग करके इनको हम अंकों में परिवर्तित कर देते हैं। इस तरह अंतर्वस्तु विश्लेषण जनसंचार के माध्यमों से संबंधित होता है और ये माध्यम आजकल समाज और मानव के रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसलिए इस प्रविधि का महत्व अधिक बढ़ गया है। अगला है दोस्तों अंतर्वस्तु विश्लेषण इस प्रकार की महत्वपूर्ण प्रविधि है जैसे उपन्यास, कहानी, किसी नेता का भाषण, वार्तालाप या समाचार पत्रों के संपादकीय आदि विचार जो किसी सामाजिक समस्या पर आए दिन व्यक्त किए जाते हैं और उनकी विश्लेषण अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि से ही संभव है। इसके अलावा आप जान लीजिए दोस्तों सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो बहुधा अमूर्त होते हैं और एक ही विषय पर संचार के अनेक साधन भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षों को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए अंतर्वस्तु विश्लेषण एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा ऐसे तथ्यों का विश्लेषण करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। HD लैसवेल ने लिखा है कि एक शोधकर्ता किसी विचार आवृत्ति को गिनकर और फिर उसके महत्व को समझकर फिर उसका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालता है। और RK व्हाइट ने कहा है कि दूसरे महायुद्ध में हिटलर द्वारा संचार के साधनों का व्यापक प्रयोग किया गया था। अपनी नाजीवादी व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए संचार के साधनों का प्रयोग किया था और व्हाइट ने अंतर्वस्तु विश्लेषण से इन तथ्यों का विश्लेषण करके हिटलर के बारे में कुछ ऐतिहासिक सामान्यीकरण दिए हैं। अगला है दोस्तों अंतर्वस्तु विश्लेषण के प्रचार के प्रभाव के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों का विश्लेषण किया जाता है और ये देखा जाता है कि जनसंचार का सहारा लेकर किस प्रकार अनेक संगठन और व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहारा लेते हैं। अनेक देशों में जनसंचार माध्यम की उपयोगिता वर्तमान युग में बहुत बढ़ गई है। दोस्तों अंतर्वस्तु विश्लेषण और वैयक्तिक विश्लेषण क्या है? तो देखिए अंतर्वस्तु विश्लेषण की सहायता से मानव व्यक्तित्व का भी विश्लेषण किया जा रहा है। उपन्यास, कहानी, वार्तालाप, लिखित सामग्री आदि के सारांशों का विश्लेषण करके लेखक के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे गांधी जी की आत्मजीवन कथा या किसी समाज पर लिए गए प्रलेखों से उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आप जान लीजिए दोस्तों जो सामाजिक शोध में अंतर्वस्तु विश्लेषण है उसकी सीमाएं या समस्याएं क्या हैं। तो सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली अन्य प्रविधियों के बारे में कहा जाता है कि तथ्य एकत्रित करने की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता की समस्या उत्पन्न होती है। वहीं आलोचना अंतर्विष्ट विश्लेषण के बारे में भी की जाती है, जैसे एकत्र की गई इकाइयों या तथ्यों को अनेक श्रेणियों में कैसे बांटा जाए और इनका सरल विश्लेषण कैसे किया जाए। दूसरी समस्या ये आती है कि इकाइयों को भार देकर मात्रात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए, परंतु जनसंचार के साधनों के द्वारा उपलब्ध तथ्यों का यदि हम विश्लेषण करना है तो सबसे उपयुक्त प्रविधि अंतर्वस्तु विश्लेषण ही है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और नेट जेआरएफ परीक्षा के शोध दोस्तों शिक्षण और शोध अभिवृत्ति खंड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक आंकड़ा स्रोत संकलन और विश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।